आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 81 से पढ़कर सुनाते हैं। विषय बुद्धिवाद से भी अधिक गरिमामय। आइए जानते हैं, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाते हैं चिंतन मनन आपका। बुद्धिवाद कितना ही उपयोगी क्यों ना हो, उसकी गरिमा हृदयवाद से ऊंची नहीं हो सकती। बुद्धिवाद कितना ही उपयोगी क्यों ना हो, उसकी गरिमा हृदयवाद से ऊंची नहीं हो सकती। मानवीय चेतना को जहां तक हृदयवाद को प्रधानता देकर ही चलना पड़ेगा। जहां विशुद्ध जड़ प्रयोजनों की बात है, वहां एकाकी बुद्धि को भी मान्यता दी जा सकती है, पर जब प्रश्न जीवित चेतना, मनुष्यों प्राणियों की समस्या पर विचार करना हो, तब हृदयवाद को मान्यता देने से ही काम चलेगा। मनुष्य को जड़ पदार्थ मानकर ही एकाकी बुद्धिवाद के सहारे उसकी समस्याओं का हल सोचा जा सकता है। यदि जीवधारियों की चेतना को भी महत्व देना है, तो उसके उत्कर्ष का प्रयोजन हृदयवाद का परिष्कृत भाव, आदर्श को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। कृषि, शिल्प, रसायन, उद्योग जैसी भौतिक प्रक्रियाएं बुद्धिवादी शोध प्रयोग को ध्यान में रखते हुए सुलझाई जाएं। यहाँ तक दो मत नहीं हो सकते, पर जब यह प्रश्न सामने आए कि जीवधारियों के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, तो उसका समाधान हृदय को प्रधानता देकर ही खोजना पड़ेगा। अन्यथा ग्रंथियों को सुलझाने की दृष्टि से किए गए प्रयत्न उल्टे और अधिक उलझन पैदा करेंगे। पशु प्रवृत्तियां स्वार्थ परता को आधार लेकर ही चलती हैं, अस्तु उन्हें अविकसित और अभावग्रस्त स्थिति में ही रहना पड़ता है। शरीर की दृष्टि से अधिक मजबूत होते हुए भी वे प्रकृति प्रकोप का ग्रास रहते हैं। पारस्परिक सहयोग के अभाव में उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता की कोई कारगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती और न किसी प्रकार की प्रगति ही संभव होती है। आदिम काल में वे जिस स्थिति में थे, लगभग उसी स्थिति में रह रहे हैं। प्रकृति के दबाव से शरीर रचना और अभिरुचि में थोड़ा अंतर भले ही आया हो, किंतु उनकी परिस्थितियों में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका। इसका कारण उनकी चेतना का स्वार्थ चिंतन तक सीमित रहना ही है। मनुष्य ने प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए सृष्टि का मुकुटमणि बनने की जो अद्भुत सफलता पाई है, उसका मूल कारण उसकी बुद्धिमत्ता नहीं, सहृदयता है। परस्पर स्नेह सहयोग की प्रवृत्ति ने एक दूसरे के साथ घनिष्ठता पूर्वक रह सकने की स्थिति उत्पन्न की और एक ने दूसरे के अनुभव से लाभ उठाकर अपनी ज्ञान संपदा को आगे बढ़ाया है। बुद्धिवाद ने सहयोग बढ़ाया। यह कथन अवास्तविक है। तथ्य यह है कि मनुष्य की सहृदयता क्रमशः आगे बढ़ती गई और स्नेह सहयोग की प्रकृति ने मिलजुल कर एक दूसरे को अपने अनुभव
अनुदानों से लाभान्वित करने का कदम बढ़ाया। भाषा, लिपि, अग्नि, कृषि, पशुपालन, औजार, उपकरण, अन्न, वस्त्र, निवास जैसी प्रगति के मूलभूत आधारों का आविष्कार परस्पर सहयोग के आधार पर ही संभव हो सका है। बुद्धिमत्ता वस्तुतः सहृदयता की बेटी मात्र है। वनमानसों की आकृत प्रकृति मनुष्यों से मिलती जुलती है, पर वे सघन सहयोग के क्षेत्र में आगे न बढ़ सके और पिछड़ी स्थिति में पड़े रहे। चिंपांजी, गोरिल्ला वानरों को मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। उनकी शरीर रचना और मनः संस्थान मानव प्राणियों से बहुत कुछ मिलता जुलता है, फिर भी उन्हें वनवास का दंड मिला। इसका कारण सहृदयता की पुण्य प्रवृत्ति से वंचित रहने का पाप ही कहा जा सकता है। कुछ नर बालक जहाँ तहाँ वन्य पशुओं द्वारा पालित किए गए पाए गए हैं, उनमें पूरी तरह उन पालनकर्ता पशुओं जैसी ही प्रवृत्ति और बुद्धि मिली है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि कोई स्वतंत्र तत्व नहीं, सहयोग संपर्क की प्रतिध्वनि मात्र है। बच्चे अपने अभिभावकों की भाषा में ही बोलना आरंभ करते हैं। इससे स्पष्ट है उच्चारण स्वतंत्र नहीं वरन पूर्णतया परावलंबी है। जो बच्चे बहरे होते हैं उन्हें गूंगा भी रहना पड़ता है। शब्दों को वे सुन नहीं सकते तो फिर नकल बनाकर बोलना आरंभ कैसे करें। मनुष्य समाज की एक अविच्छिन्न इकाई है। परिस्थितियों का दास वातावरण ही उसे उठाता गिराता है। यदि प्रतिपादन विभिन्न प्रकार से किए जाते रहते, उन्हें तथ्य ही मानना चाहिए। मान्यताएं, अभिरुचियां, आस्थाएं, आकांक्षाएं, प्रवृत्तियां किसी के मन में अनायास ही नहीं उठ पड़ती, वे समीपवर्ती वातावरण से ग्रहण की जाती हैं। मनुष्य के भले बुरे होने का श्रेय अथवा दोष संबद्ध परिस्थितियों को दिया जाता है। स्वाध्याय और सत्संग की महिमा इसी आधार पर गाई गई है कि उन माध्यमों से आदर्शवादी रीति नीति अपनाने की प्रेरणा मिलती है। कुसंग से पतन वाला तथ्य भी सर्वमान्य है। अपवाद तो किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, पर सर्वमान प्रक्रिया यही है कि उत्कर्ष और अपकर्ष का स्वभाव और रुझान का बहुत बड़ा आधार संबद्ध जन समूह से मिलने वाली प्रेरणा ही रहती है। इन तथ्यों पर जितनी अधिक गंभीरता से विचार किया जाए, उतनी ही अधिक अच्छी तरह यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की प्रगति, मनः स्थिति और गतिविधि का निर्माण पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही विनिर्मित होता है। यह सहयोग कहाँ से, कैसे, क्यों उत्पन्न हुआ, इस तथ्य पर किया गया गहनतम चिंतन हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि सहृदयता ही उदार सहयोग के लिए प्रेरित कर सकती है। आदर्शवादी प्रवृत्ति ही दूसरों के साथ सेवा, सहयोग, स्नेह एवं अनुदान भरा उदार व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। शुद्ध स्वार्थ ही यदि मूल प्रकृति रही, शुद्ध स्वार्थ ही यदि मूल प्रकृति रही, तो संघर्ष में हर किसी को अपने ही लाभ को प्रधानता देनी पड़ेगी। ऐसी दशा में संघर्ष प्रधान रहेगा और सहयोग कभी नहीं पनपेगा। मत्स्य न्याय से एक दूसरे को खाते तो रहेंगे, पर कोई किसी के सुख दुख में भाग न लेगा। समुद्र में रहने वाली बहुसंख्यक
और विशालकाय मछलियों में यदि सहयोग रहा होता और वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहने की आवश्यकता समझ गई होती तो मनुष्य को समुद्र में पैर धरने की भी हिम्मत न पड़ती। मछलियाँ सहज ही छक्के छुड़ा देती। शहद की मक्खियों का उदाहरण सामने है। उनके छत्ते में हाथ डालने का साहस बड़ी कठिनाई से ही किया जाता है। जिन पशुओं में आपत्ति के समय एक होने की जितनी भी अधिक भावनाएं होती हैं, उन्हें छेड़ना किसी भी आक्रमणकारी के लिए महंगा पड़ता है। यूँ सहयोग का एक सामयिक आधार पारस्परिक आदान प्रदान भी होता है, पर उसकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं होती। दोनों पक्ष काम चलाऊ समझौते के आधार पर अपना श्रम अथवा धन एक दूसरे को देते रहते हैं। फलतः सुविधाओं का परिवर्तन चल पड़ता है। अर्थशास्त्र की धुरी यही है। यही धुरी है अर्थशास्त्र की। साथियों, इस संबंध में अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे, तो सुनते रहिए। कुछ अच्छा और शांत।